जीएनएम के बाद प्राइवेट जॉब में फंस जाते हो, वही लंबे शिफ्ट, हैवी वर्कलोड और महीने के एंड में सैलरी आती है 18 से 20,000। फिर गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हो जैसे कि आरआरबी, नॉरसेट, सीएचओ और सोचते हो कि इस बार तो मेरा पक्का हो जाएगा, और फिर जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ फिर से मिस हो जाती है। उस टाइम पे एक सवाल आता है दिमाग में कि क्या जीएनएम ही सिर्फ काफ़ी है, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा, या साथ में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ एक और सवाल कि क्या जब हम 2 साल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं उसके साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, और करें तो फिर कैसे प्रिपरेशन करें। उससे भी ऊपर एक और सवाल आता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही एक अकेला ऑप्शन है, या उसके अलावा भी ऑप्शन है जैसे कि फॉरेन जॉब्स। तो आज की वीडियो में मैं आपके ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगी और इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा। तो हेलो बच्चों, मैं हूं कीर्ति, आपकी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एजुकेटर एट एडप्रेप, और मेरा रोल सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है बल्कि डे 1 से लेके सिलेक्शन तक आपका साथ देना है। तो बेटा सबसे पहले हम समझते हैं कि सैलरी कितनी होगी, सैलरी लेवल किस तरह से होगा। जस्ट आपने जीएनएम करी और जस्ट जीएनएम करने के बाद अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो आपकी सैलरी रहेगी 15,000 से लेके 20,000 के बीच में। ठीक है, इतनी ही कम क्यों रहेगी? तो उसके मैं आपको 3 रीजन बताती हूँ। सबसे पहला रीजन है कि एंट्री लेवल रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, एंट्री लेवल रोल स्ट्रक्चर मतलब कि प्राइवेट अगर आप सेक्टर में जाते हो उस टाइम पे फ्रेशर नर्स हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक नर्सिंग केयर में ही रखा जाएगा, उनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती बेसिकली। अब दूसरा आता है रिप्लेसमेंट फैक्टर। तो रिप्लेसमेंट फैक्टर में अगर हम देखें तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में नर्सेस की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप नहीं तो कोई और सही, नेगोशिएशन पावर नहीं होती आपके पास, नेगोशिएट करोगे तो भाई आपकी नेगोशिएशन नहीं फुलफिल हो रही तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कैंडिडेट आ जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहां पे। और तीसरा फैक्टर आता है क्वालिफिकेशन टायर का डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें बेसिकली डिप्लोमा वर्सेस डिग्री के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो देखो, क्योंकि जीएनएम क्या है, एक डिप्लोमा है, एंड जीएनएम कैंडिडेट्स को बेसिकली बीएससी ग्रेजुएट्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम सैलरी मिलती है। ठीक है, अब समझते हैं हम गवर्नमेंट जॉब्स की रियलिटी कि गवर्नमेंट जॉब में कैसे क्या होता है। देखो, जीएनएम के साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वो थोड़ा सा बेसिकली टफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक तो आपको चाहिए जीएनएम के साथ साथ या तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, या फिर आपको चाहिए साथ में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री। ठीक है, या तो आपको जीएनएम के साथ साथ होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास होनी चाहिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे, अदरवाइज आप एग्जाम के लिए अपीयर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इसके साथ साथ अब हम समझते हैं कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में फंसे रहोगे तो आपका करियर का ग्राफ कैसा होगा और वो किस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग पहला साल फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी होगी 18,000 से लेके कितनी हो सकती है, 20,000 के बीच में। और उसके बाद थर्ड ईयर में तीसरे साल में आपकी सैलरी होगी वही 25 से 30,000 के बीच में। ठीक है, 25 से 30,000 का आप एवरेज ले सकते हो। और उसके बाद अगर फिफ्थ ईयर के बाद हम देखें, फिफ्थ ईयर के बाद मैक्सिमम सैलरी आपकी हो जाएगी 35,000 से लेके 40,000। दैट मीन्स कि देखो, ग्रोथ तो है, नो डाउट ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है। इतना कुछ करने के बाद भी सैलरी आपकी 50K तक नहीं पहुंच पाई है अभी। दैट मीन्स कि ग्रोथ थोड़ी स्लो है। ठीक है, और अगर वहां रुक गए आप, अगर आप उसी जगह पर नहीं रुकना, आपको नेक्स्ट ब्रैकेट में पहुंचना है तो उसके लिए नेचुरली गवर्नमेंट एग्जाम ही बेटर है। ठीक है, इसके लिए लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ईदर 2 इयर्स के लिए प्रैक्टिस करना है या फिर आपको करनी है पोस्ट बेसिक, तब आप एलिजिबल हो पाओगे एग्जाम्स के लिए। तो देखो, अगर आपका गोल क्लियर है तो उस केस में आपकी टाइमलाइन भी क्लियर होनी चाहिए कि भाई 2 साल लगेंगे तो हाँ लगेंगे, आप 2 साल लेने के लिए रेडी हो। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप जाते हो गवर्नमेंट जॉब में तो गवर्नमेंट जॉब में आपका करियर पाथवे कैसा होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, पहले 2 साल में
आप जॉब की प्रिपरेशन करोगे तो आपकी सैलरी 18,000 से 20,000 के बीच में रहेगी उस टाइम पे। लेकिन आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप तीसरे साल में जाओगे, तीसरे साल में आपने गवर्नमेंट एग्जाम दिया और वो एग्जाम करते हो आप क्लियर, तो उसके बाद आपकी सीधी सीधी इन हैंड सैलरी होगी 75 से लेके 80,000 के बीच, ठीक है। और वहीं 5 साल बाद आपकी सैलरी कितनी होगी बेटा, साथ में डीए वगैरह ऐड कर देंगे हम, इंक्रीमेंट्स वगैरह ऐड कर देंगे, तो आपकी सैलरी हो जाएगी 90,000 से लेके 95,000 के बीच में पहुंच जाएगी। और अगर आप साथ में 8 से 10 साल बाद अगर अपने आप को देखोगे तो उस टाइम पे आपकी डेजिग्नेशन भी चेंज हो जाएगी, सीनियरिटी भी चेंज हो जाएगी, और तब आपकी सैलरी होगी 1 लाख से ज्यादा। समझ रहे हो, 1 लाख भी क्रॉस कर जाएगी। और ये मैं आपको एक रफ एस्टिमेशन बता रही हूं, बेसिकली मैं आपको बिल्कुल लो लेवल का बता रही हूं कि इतना तो होगा ही होगा, इससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही होगा, इससे काफी ज्यादा और काफी अच्छी सैलरी होगी। और उसी के ऊपर अगर अभी लग जाए इस पे 8th पे कमीशन, 8th पे कमीशन लगने के बाद ये फिगर्स जो अभी मैंने बताए हैं ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एक और ऑप्शन है आपके पास फॉरेन जॉब का, तो फॉरेन जॉब के ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं बेटा। फॉरेन जॉब में यस आई अग्री, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं फॉरेन जॉब्स के लिए और उसको सीरियसली कंसिडर करते हैं। आप जा सकते हो जैसे कि यूएई कंट्रीज में या फिर यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, एज पर योर इंटरेस्ट जा सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एंट्री उसकी इतनी ईजी नहीं है, काफी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड वहां पे रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं कि 1 से 2 साल का एटलीस्ट क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना मस्ट है। उसी के साथ साथ वीजा प्रोसेसिंग, ठीक है, वीजा प्रोसेसिंग में भी आपको टाइम लगेगा, प्लस डॉक्यूमेंटेशंस भी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आइल्स हो गया या ओईटी हो गया, ये एग्जाम भी क्वालिफाई करने हैं, ठीक है। सैलरी डेफिनेटली इंडिया से ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हम ले मिडल ईस्ट में सैलरी होती है 60,000 से 1 लाख के बीच में पर मंथ। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 65,000 प्लस एयूडी होगा एनुअली आपका, ठीक है। तो सैलरी ज्यादा होगी। पर अगर हम प्रैक्टिकल चैलेंजेस देखें तो प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी है, जैसे कि आप वीजा प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ओईटी, आइल्स, इन सब की जब प्रेपरेशन करोगे तो उस टाइम पे कम से कम भी 1 लाख का पूरा खर्चा आएगा, ठीक है। कॉस्ट हाई है। और अगर किसी भी रीजन से ये एग्जाम मिस हो गया, क्योंकि देयर आर चांसेस, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है तो देयर आर चांसेस कि फेलियर भी फेस करना पड़े, तो उसके लिए आपको री अटेम्प्ट देना पड़ेगा। और री अटेम्प्ट दोगे बेटा तो वो फिर और भी ज्यादा हाई कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। प्लस कल्चरल एडजस्टमेंट, सिस्टम एडजस्टमेंट, इन सब में भी काफी स्ट्रगल होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ वीजा के जो रूल्स हैं या फिर एम्प्लॉयर डिपेंडेंसी, वो भी फैक्टर है एक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर हम देखें, देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पे बहुत ज्यादा है सबसे पहली बात तो, ठीक है। और टैक्सेस वगैरह हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जब कट जाएं तो उसके पास जो आपकी सेविंग्स बचेगी वो सेविंग्स कुछ ज्यादा नहीं होगी, वो आपकी उतनी नहीं होगी जितनी दिखती है। देखने में लगता है कि बहुत पैसा है, बहुत सारे सेविंग्स होगी, बट जब सारी चीजें आप काट देते हो तो उसके बाद सेविंग्स उतनी ज्यादा नहीं होगी, तो ठीक है। तो फॉरेन रूट गलत नहीं है मैं कह रही हूं, लेकिन वो एक क्विक या फिर लो कॉस्ट प्लान भी नहीं है। तो अगर आपको चाहिए 7th पे लेवल वाला स्केल, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स और इंडिया में रहते हुए एक अच्छी, आप बोलो प्रिडिक्टेबल प्रमोशन वाली स्ट्रक्चर्ड जॉब चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर का रूट ही बेस्ट है और सबसे स्टेबल है, ठीक है। जिसके ट्रेजेक्टरी भी अगर हम बोले तो वो भी सबसे ज्यादा क्लियर है। क्योंकि डिसीजन अगर मैं बोलूं तो देखो, मैं अगर पर्सनल बात करूं तो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ सैलरी देखकर नहीं लिया जाता, वो लिया जाता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखकर। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखनी बहुत जरूरी है कि आज से अगर मैं अपने आप को देखूं 20 साल 30 साल बाद तो क्या मैं इस जॉब पे टिक पाऊंगा, वो स्टेबिलिटी देख के डिसीजन लो। क्लियर है। तो अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट जॉब ही सबसे बेस्ट और सबसे सेफेस्ट प्लान है, तो क्यों है? तो कुछ बातें मैं बता देती हूँ। देखो, गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम क्या होता है, बेसिकली ये होता है कंसेप्चुअल बेस, ठीक है। कंसेप्चुअल बेस एग्जाम होता है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप बोलो कि थ्योरी आपने रट ली, याद कर ली, तो उससे एग्जाम क्लियर नहीं होगा।
ठीक है, मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की टीचर हूं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूं। फॉर एग्जांपल, आपने मेमोराइज किया है कि इंसुलिन हम देते हैं किसको, ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करने के लिए। हमने किसी पेशेंट को इंसुलिन दिया, वो डिक्रीज करेगा पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, अब ये क्या बात है, ये है थ्योरेटिकल फैक्ट, थ्योरेटिकल फैक्ट है ये। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में आपको दी जाएगी एक सिचुएशन की एक डायबिटिक पेशेंट है जिसको मिल रहा है इंसुलिन और वो डेवलप करता है स्वेटिंग, ट्रेमर, कंफ्यूजन। तो उस टाइम पे बीइंग अ नर्स आपको क्या सस्पेक्ट करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, अब आपको लगाना है कॉन्सेप्ट कि आपने समझा है कि यस इंसुलिन क्या है, लो करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, लेकिन यहां पे आप कैसे समझोगे, कैसे कॉन्सेप्ट लगाओगे कि इंसुलिन ने क्या किया, डिक्रीज किया भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो उसने क्या किया बेसिकली, अगर उसका इफेक्ट हो गया एक्सेसिव, बहुत ही एक्सेस में अगर इंसुलिन का इफेक्ट आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट चला जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया में। हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट गया है तो इस वजह से पेशेंट को हो रही है स्वेटिंग और ट्रेमर और कंफ्यूजन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन एग्जामिनर ने डायरेक्टली नहीं पूछा। एग्जामिनर आपसे ये जानना नहीं चाह रहा सिर्फ और सिर्फ कि भाई इंसुलिन क्या काम करता है, वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप समझ पाए हो कि अगर पेशेंट को इंसुलिन दे रहे हैं हम, उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल लोअर हो रहा है, तो अगर ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन दे दिया तो क्या हो जाएगा। समझे कि आपने याद की वो चीज, सिर्फ याद नहीं करनी, कॉन्सेप्ट समझना है, तभी आप आंसर कर पाओगे। तो बेसिकली अगर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कोई क्वेश्चन आते हैं तो जनरली आपसे यही पूछा जाता है, आपको अपने आप से पूछना है कि व्हाट इज इट, या व्हाई डज इट हैपन, या ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्यों ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है और इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, या फिर बीइंग अ नर्स मैं क्या करूंगा, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट एग्जाम्स जो हैं वो यस एक पार्ट होता है थ्योरी का, लेकिन उसी के साथ साथ उसको कंसेप्ट से कोरिलेट करना बहुत बहुत जरूरी होता है, तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। दैट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ 100 फैक्ट्स में, ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ और सिर्फ आप 100 फैक्ट्स को कर लो मेमोराइज। वो मेमोराइज करने से आपके चीजें क्लियर नहीं होंगी, आपके एग्जाम में एक्यूरेसी नहीं आएगी क्वेश्चन में। आपको ये बहुत जरूरी है समझना कि ये जो आप 100 कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ये इनफ होने चाहिए आपके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, कि अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उनको भी सॉल्व कर पाओ इन 100 फैक्ट्स से। इस तरह से आपको तैयारी करनी है अपनी। ठीक है, देखो मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से कि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ पढ़ना उतना इजी नहीं होता, फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है और कंसिस्टेंसी भी ब्रेक होती रहती है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है, कोई और मोटिवेशनल स्पीकर अगर आपको कहे कि चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ते रहो, तो देखो रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आपसे मांगती है टाइम, वो टाइम तो देना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। टाइम के साथ साथ चाहिए पेशेंस। ठीक है, पेशेंस एंड टाइम ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रेपरेशन के साथ साथ पेशेंस भी हैंडल करनी पड़ेगी। डेली गोल्स, सबसे पहली बात तो देखो डेली गोल्स होते हैं वो बनाओ। डेली गोल्स हो सकता है कि मिस हो जाएं, लेकिन कभी भी आप वीकली गोल्स को मिस मत करो। वीकली गोल्स तो हमेशा ही कंप्लीट करने चाहिए। कभी कोई डेली गोल मिस हो गया तो आपने नेक्स्ट डे उसको कॉम्पनसेट कर लिया, सो दैट वीकली गोल आपका मिस हो जाए। छोटे मेजरेबल टारगेट सेट करो, ऐसे नहीं कि हवा में बातें करो। जो आपको लग रहा है आप कर पाओगे, अचीव कर पाओगे, अचीवेबल गोल्स सेट करो, अनअचीवेबल गोल सेट नहीं करने। ठीक है, वीकली टेस्ट दो। क्या क्या चीजें अब आपको करनी है, सबसे पहले तो आपको वीकली टेस्ट देना है बेटा। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको वीकली टेस्ट देने के साथ साथ और क्या करना है, उसका एनालिसिस भी करना है। ठीक है, जैसे ही आपने टेस्ट दिया और उसी के साथ साथ उस टेस्ट को एनालाइज भी किया, फिर जो आपका वीक टॉपिक है उस वीक टॉपिक को भी आपको रिवाइज करना है। क्लियर है, उसकी भी रिवीजन करनी है। प्लस आपको
मंथली एज वेल एज वीकली रिवीजन करनी है सारी की सारी चीजों की। जैसे कि आपने एक वीक का गोल सेट किया, एक वीक में वो गोल अचीव कर लिया, तो फिर आप जिस दिन वो गोल खत्म हो रहा है उस दिन बैठ के पूरा दोबारा से मेमोराइज करोगे एकदम से कि आपने पूरे वीक में क्या पढ़ा है। उसके बाद ऐसे ऐसे वीकली वीकली बना के आपने 4 वीक के गोल कंप्लीट किए, मंथ कंप्लीट हो गया, तब आपको बैठ के चारों हफ्ते जो आपने किया है उसको आपको मेमोराइज करना है और फिर देखना, फिर दिखेगी आपको असली इंप्रूवमेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके बाद आपको इंप्रूवमेंट ना दिखे। मैं आपको अभी एक रियल स्टोरी सुनाती हूं, ठीक है। एक स्टूडेंट थी, वो ऑलरेडी कितने 3 अटेम्प्ट्स दे चुकी थी। 3 अटेम्प्ट्स देने के बाद भी उसका हर बार जो है मिस हो रहा था, स्कोर आ रहा था 64, 65 या 66 के बीच में स्कोर आ रहा था। तो हमने क्या किया, उसका सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन किया। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन किया तो देखा हमने उसका जो MSN था उसमें कितना 48% स्कोर आया। बेसिकली अगर हम देखें तो जो उसने ड्रग कैलकुलेशन है, ड्रग कैलकुलेशन के उसमें क्वेश्चन थे कितने 60%। दैट मीन्स कि वहां पे टाइम मैनेजमेंट का रोल था। टाइम मैनेजमेंट वहां पे बहुत ज्यादा वीक थी। तो हमने क्या किया, उसके लिए बनाया एक छोटा प्लान, माइक्रो प्लान। माइक्रो प्लान कितना 4 वीक का एक प्लान बनाया हमने उसका, ठीक है, जिसमें वीक 1 और 2 में मैंने रखा उसका क्या, MSN की करेक्शंस। और फिर उसके बाद वीक 3 आया, जब वीक 3 में क्या लिया कि डेली ड्रग कैलकुलेशन, डेली ड्रग कैलकुलेशन करनी है यहां पे। वीक 4 में क्या किया, फिर वीक 4 में किया बेटा फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, पूरा मॉक टेस्ट दिया। फिर रिजल्ट का क्या हुआ, फिर क्या रिजल्ट आया, मॉक टेस्ट में सबसे पहले तो मार्क्स आए 72 और जब फाइनल एग्जाम दिया उस टाइम पे उसके मार्क्स आए 74। तो ये क्या है, ये इंप्रूवमेंट क्या मैजिकल है, यूं छड़ी घुमाई और क्या रिजल्ट आ गया? नहीं, ये एक कंप्लीट में बोलूं स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो किया। उसके लिए एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको प्रॉपरली हमने एनालाइज किया, स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी बनाई, एनालाइज करी और फिर बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट दिखा। तो ये सडन तो नहीं होता कि यूं चुटकी बजाई और इंप्रूवमेंट हो गया, नहीं। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स कंसिस्टेंसी, इट टेक्स पेशेंस, ठीक है। तो अगर आप भी जेन्युइनली देखना चाहते हो कि आपका कट ऑफ क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आपको उसके लिए अपना लेवल भी मेजर करना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके आगे का रास्ता काफी क्लियर हो जाएगा जब आप अपना लेवल मेजर कर लोगे, ठीक है। तो बेटा अभी आपने देखा कि कैसे हम स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी लगा के प्रॉपर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, इसीलिए एनालिसिस और इंप्रूवमेंट ही की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो खुद कंफ्यूज है कि जीएनएम के बाद आगे करे तो क्या करे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसी ही प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी या एग्जाम अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप अभी जीएनएम के कौन से फेज में हो और कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कि क्या आप आरआरबी या नॉरसेट या सीएचओ ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि मैं खुद कमेंट्स पढ़ के और खुद आपको रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। अगर आप अपना लेवल मेजर करवाना चाहते हो या आपको चाहिए पर्सनलाइज गाइडेंस, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके क्लिक करो, वहां पे आपको मिल जाएगी डिटेल, या फिर आप हमें पर्सनली डीएम करो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्रिपरेशन में अपनी कंसिस्टेंसी जरूर रखनी है। थैंक यू।